और सर अगर आपको डोमेन और रेंज भी बता दीजिएगा कैसे। यस बेटा, डोमेन और रेंज का जिक्र मैंने पिछले टर्म पे किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो डोमेन का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब हम एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज डालें ताकि फंक्शन आपका डिफाइंड हो। तो आप कहोगे फंक्शन डिफाइंड होने का क्या मतलब है? फंक्शन डिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि कभी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी इमेजिनरी टाइप फंक्शन नहीं होना चाहिए, इस टाइप से। तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक एक एक्स करके एक्स डालते हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हो। On putting the values of x we obtain the real values of y। तो y की अगर रियल वैल्यू मिल रही है, x की रियल वैल्यू है, तो वो आपकी डोमेन कहलाएगी। तो डोमेन का मतलब जहां जहां फंक्शन अपनी डिफाइंड वैल्यू दे सकता है। तुम कहोगे सर अनडिफाइंड वैल्यू क्या होती है? जैसे इंफिनिटी, इंफिनिटी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, वो अनडिफाइंड के नाम पे गिनी जाती है। ओके निकिता, तो स्टार्ट करें बेटा। ओके यस सर। क्लास के बीच में आपको ऐसा कुछ लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत बताइएगा। मैं एकदम भागूंगा नहीं, मैं आपको ही साथ में लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट करने ही वाले हैं जस्ट। और भी बच्चे आ जाएंगे तो ओके बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग आपको पिछले टाइम पे होमवर्क नहीं दे पाए थे किसी रीजन से। तो क्योंकि पढ़ाया आपको काफी कम था मैंने, एक टर्न पे इतना मैं आपको समझ गया था कि थोड़ा सा कम आता है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था। लेकिन आज के टर्न से आपको होमवर्क भी मिलेगा, और वो होमवर्क में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो आपको करने ही करने होंगे। मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस नहीं देने वाला हूँ, लेकिन जितने क्वेश्चंस दूंगा वो सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उसको करिएगा जरूर। वो आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो किसी भी तरह का बोर्ड हो, चाहे वो बच्चा आईसीएससी बोर्ड आईएससी बोर्ड का हो, एमएल अग्रवाल लगाता हो, चाहे बच्चा वो सीबीएसई बोर्ड का हो, एनसीईआरटी लगाता हो, वो सारे कॉमन क्वेश्चंस देंगे जो आपको स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेंगे, एज वेल एज आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएंगे। तो ये बात आज मैं होमवर्क दूंगा आपको। तो बच्चों यहाँ से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी दे रहा हूँ, और उससे पहले कुछ आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चों आप अपने कॉपी में एक्सेस बनाइए जरा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। देखिए ये मैंने आपकी कॉपी में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाए। और बच्चों इनइक्वालिटीज में हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज आती हैं जहां पर आप समझ नहीं पाओगे कि उस इनइक्वालिटी का हम आंसर क्या दें आखिर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग के पास कभी कभी कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज आती है, हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि उस इनइक्वालिटी का हम लोग आंसर क्या दें। लेट्स से जैसे हम आपके पास एक इनइक्वालिटी दे रहे हैं, काफी इजी सी इनइक्वालिटी। लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इनइक्वालिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस टाइप की इनइक्वालिटी मैंने आपको दे दी। तो अगर आप इस तरह की इनइक्वालिटी देखोगे, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, अगर इस तरह की कोई इनइक्वालिटी आपको दे देता है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर क्या लिखें, क्योंकि आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। सर आपकी वॉइस नहीं है।
तो यहां से हम लोग अब क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और हमने जस्ट बच्चों अभी आपके सामने एक इनइक्वालिटी लिखी है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे और इसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 1 होगी और सी की वैल्यू 1 होगी। और अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो चेक करता है नेचर ऑफ रूट्स को। तो बच्चों जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये वैल्यू बच्चों निकल के आएगी -3। और हर बच्चे को पता है कि कभी भी किसी भी इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, तो उसके फैक्टर नहीं हो सकते। उसके कौन से रूट्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कौन से रूट्स होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो बच्चों कभी कभी आपके पास कुछ इस तरह से इनइक्वालिटीज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक ऐसी इनइक्वालिटी लिखी होगी जिसके आप फैक्टर कर ही नहीं सकते। तो आपको वहां पर कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि इस तरह की इनइक्वालिटीज का हम आंसर किस तरह से लिखते हैं, आपको बस वहां पे ध्यान देना होगा। तो बच्चों देखिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में। जैसे बच्चों सबसे फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमने मान लिया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a वो पॉजिटिव है और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट वो भी पॉजिटिव। तो बच्चों अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके जो ग्राफ का नेचर होता है, उसके ग्राफ का नेचर होता है ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बला है ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला? तो बेटा आपने क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में किए हुए हैं और आपने उन क्वेश्चंस में ऐसा बताया था कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है वो उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डिग्री अगर 2 है तो उसके जीरोस या उसके रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो ऐसे केसेस में वो 2 बार एक्स एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा। इसका मतलब उसके कितने रूट्स होंगे बच्चों? 2 रूट्स होंगे। तो बच्चों ये बात समझ में आती है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। और याद रखिए बच्चों कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होता है। तो बच्चों ये ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर 2 बार कट कर रहा है तो उसके 2 जीरोस होंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है कि लेट्स से कि वो एक्स एक्सिस को कट क्यों कर रहा है या उसके रूट्स एक्स एक्सिस पे ही क्यों लाई कर रहे हैं, तो बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंसिडर कर लो, और कंसिडर करने के बाद आप इसके फैक्टर करोगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 आएंगे। और जीरोस निकालने के लिए क्या कहोगे कि अगर आप इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू आएगी -2 और x की वैल्यू आएगी -3। इसका मतलब अगर आप इस इक्वेशन में -2 डालोगे तो भी 0 आएगा, इस इक्वेशन में -3 डालोगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब -2 डालने पे भी y की वैल्यू 0 है, -3 डालने पे भी y की वैल्यू 0 है। तो बेटा ये पॉइंट कहां पे लाई करेंगे? कहोगे सर ये पॉइंट लाई करेंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसलिए बच्चों मैं बता रहा हूं कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस बन जाते हैं। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो वो 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर सकती है, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो वो 4 बार भी कट कर सकती है। समझ में आया ये बात? तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब बच्चों हम लोग को इस तरह की इनइक्वालिटीज के आंसर जो मैंने अभी आपका जिक्र किया था उसके आंसर्स तक पहुंचने के लिए एक ग्राफ मैं आपके सामने और भी बनाता हूं, आप भी हमारे साथ बना सकते हैं। ये देखिए एक ग्राफ मैं आपके सामने और भी बना रहा हूं। आपने दूसरा केस लिया है बच्चों यहां पर कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन
यहां पर d ग्रेटर देन 0 नहीं है, d इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा बच्चों ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, लेकिन वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट नहीं करेगा, एक ही बार टच करते हुए निकल जाएगा, क्योंकि d इक्वल टू 0 के केस में उसके दोनों रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अब अपने फाइनल आंसर की तरफ चले आइए, जिसका आपको इनइक्वालिटीज में कई बार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखेंगे और आप समझोगे कि ये आंसर कैसे लिख दिया जाता है। तो बच्चों अगेन आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने फिर से बनाए हैं और थर्ड केस कंसिडर किया है। थर्ड केस बच्चों क्या है आपका कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वही सेम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है और अब की बार इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तुम कहोगे सर अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये ग्राफ क्या करेगा? बिना एक्स एक्सिस को कट किए निकल जाएगा, यानी कि ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, बिना एक्स एक्सिस को कट किए निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को कट कर दिया तो फिर उसके रियल रूट्स हो जाएंगे, हमें रियल रूट्स नहीं चाहिए, इसलिए वो बिना एक्स एक्सिस को कट किए निकल जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास बच्चों यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना है तो तुम देखो कि ये ग्राफ हर एक्स की वैल्यू पे, चाहे आप एक्स कहीं पे भी ले ले, ये हर एक्स की वैल्यू पर वैल्यू क्या देगा? ये हर एक्स की वैल्यू पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ध्यान से देखिए, चाहे एक्स 0 हो, चाहे 0 पे भी पॉजिटिव वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी एक्स उठा लीजिए, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। तो बच्चों क्या यहां पे हम लिख सकते हैं कि ax स्क्वायर, ध्यान से दीजिएगा मैं अब लिखने जा रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर इनइक्वालिटीज, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। किसके लिए? फॉर एवरी, दिस इज द सिंबल फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ये पॉजिटिव कब होते हैं? फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब होंगे? जब इनका a पॉजिटिव हो, d नेगेटिव हो। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ होल्ड करती हैं, तभी इस तरह के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। और ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हुए? आपके बगल में ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को देखिए ध्यान से। इसका d नेगेटिव होने की वजह से ये बिना एक्स एक्सिस को कट किए निकल गया, इसलिए हर x की वैल्यू पर ये कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो बच्चों आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो तुम कहोगे सर इसका आंसर होगा x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, या x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेकिन why? क्योंकि कहोगे सर इसका a पॉजिटिव है, क्योंकि a यहां पर 1 है जो कि 0 से बड़ा है, और इसका d नेगेटिव है। ऐसा होने की वजह से इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा सारे रियल नंबर्स। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई? वो मेरे को अभी भी बता सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। सर रेंज क्या बताई आपने? क्या बेटा? रेंज क्या बताइए? बेटा आवाज नहीं आ रही, थोड़ी जोर से बोलो। सर डोमेन ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगी। ओके, हाँ यस बेटा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यस बेटा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और सर रेंज क्या होगी? रेंज बेटा इस देखो बेटा, अभी मैं जो बता रहा हूं उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। मैं यहां पर डोमेन रेंज स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, मतलब ये कौन कौन से एक्स पर पॉजिटिव होगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। यहां पे आप रेंज नहीं अभी बता सकते हो स्पेसिफिकली, लेकिन ये बता सकते हो कि ये कब कब पॉजिटिव होगा। तो आप एक्स की वैल्यूज पर बता सकते हो कि ये कब कब पॉजिटिव होगा। तो बच्चों अगर आप पूरी तरीके से समझना चाहते हो तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी जो डोमेन कहिए चाहे एक्स की वैल्यूज कहिए, ये हर एक्स की वैल्यू पे डिफाइंड है, क्योंकि हर एक्स की वैल्यू पर ये कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आ रही है,
तो वैल्यू जो होती है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो अगर आप रेंज के टर्म्स में कहेंगे तो उसकी रेंज होगी 0 से इंफिनिटी, लेकिन कौन से एक्स पे? ऑल एक्स पे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अभी आप डोमेन रेंज में कंफ्यूज ना हो। डोमेन रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो वो होती है आपके सामने लिखिए ऑल रियल नंबर्स। ये हर रियल नंबर के लिए अपनी पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से इंफिनिटी। तो जो वैल्यू निकल के आती है दिस इज कॉल्ड रेंज, जो वाई एक्सिस पे लाई करेगी, और जो एक्स की वैल्यूज निकल के आती है दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो बेटा आप समझ में आया तुमको? यस सर। ओके। तो बच्चों आपके सामने अगर कुछ दूसरे केसेस का जिक्र किया जाए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस सर। ऑफ इनइक्वालिटी। यस बेटा बताइए। सर अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो सर वही बनेगा सर, ऊपर खुला हुआ। यस बेटा, इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो हम लोग इसका ग्राफ बना करके अभी आपको दिखाते हैं। जस्ट वेट करिए। ये लीजिए इसका ग्राफ, दोबारा देख एक लीजिए। सेकंड ऊपर कर दीजिए। एक सेकंड, जस्ट अभी ऊपर कर देते हैं। ये लो बेटा, ये मैंने ऊपर कर दिया। कहाँ पे ऊपर जाना है देख लो। तो बहुत आराम से देखो, कोई मेरे को जल्दी नहीं है, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि नेट में मिला के मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कब? जब उसका a पॉजिटिव हो, d नेगेटिव हो। ठीक है बेटा? यस सर, हो गया। तो सर फर्स्ट वाला ग्राफ दिखा दीजिए। फर्स्ट वाला ग्राफ बेटा, फर्स्ट वाला ग्राफ में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वाला ग्राफ तो नॉर्मल सीबीएसई क्लास 10th का ग्राफ बनाया है, ताकि मैं आपको कंपेयर करा पाऊं, इसलिए मैंने बनाया था। तो बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है पैराबोलिक होता है। पैराबोला का ग्राफ बच्चों इसी तरीके से बनता है। आपके कोर्स में पैराबोला भी है, थोड़ा बहुत आप लोग पैराबोला जानते होंगे। प्रोजेक्टाइल पाथ होता है फिजिक्स में, वो भी पैराबोलिक होता है, वो भी आप पहले से जानते होंगे। तो पैराबोला का ग्राफ बच्चों कुछ इसी तरीके से बनता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर d पॉजिटिव है तो 2 रूट्स, d इक्वल टू 0 है तो 1 रूट, और अगर d नेगेटिव है तो एक भी रूट नहीं। ऐसे केस में हर x पर वो पॉजिटिव होगा, ऐसा ग्राफ कहता है। लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल ना समझ में आया हो, वो फाइनली इस ग्राफ को बना करके अपनी वैल्यूज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो हर x पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बल्कि आप x डाल के चेक कर लीजिए, हर x पर पॉजिटिव होगा। और ये आपके सामने पूरी तरीके से मैंने आपको दोबारा बना करके देख लिया। और माइनस इंफिनिटी से देख सकते हैं प्लस इंफिनिटी तक कोई भी x डाला जाए, ये हर x पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बच्चों दिस इज अ, यस बेटा बताइए। 0 एक्सक्लूड होगा। 0 बेटा एक्सक्लूड है। यस बेटा, मैंने ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा है। यस बेटा। तो बच्चों आपके सामने दूसरा केस मैं जिक्र करने जा रहा हूं। जरा दूसरे केस की तरफ आइए। आप लोग ने अब तक लिख लिया होगा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो बच्चों अब आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। अगर आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और आपने कहा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है लेकिन d पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से आपके पास जो ग्राफ का नेचर होगा वो देखिए कुछ किस तरह से बनेगा। तो बच्चों अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होता है। तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला बच्चों किस तरह से बनता है? वो कुछ इस तरह से बनता है। ये देखिए ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और बच्चों ये 2 बार अभी भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका डी क्या है? पॉजिटिव है। तो बच्चों अगर ऐसा केस होगा तो आप ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? और यदि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और डी इक्वल टू 0 है, तो ऐसे केस में बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा वो भी समझ लीजिए। हालांकि आपको आइडिया लग गया होगा कि सर ये होगा ओपनिंग डाउनवर्ड्स और एक रूट है, तो सर वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगा लाइक दिस। रूट्स का नाम लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा,
यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल है, x इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा। शायद आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। तो जैसे मैंने इसके पिछले वाले केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंसिडर किया था और मैंने आपको बताया था, देखिए इसका अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या है -3, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग थर्ड केस की तरफ चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको बहुत बार परेशान भी कर सकता है। सर जो सेकंड केस है, हाँ सर यस बेटा बताइए। सर इसके ऊपर वाला जो केस, एक मिनट दिखा दीजिए। हाँ हाँ ये लो बेटा, देखो आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। सर इसमें सर ने जो बीच वाला पॉइंट दिख रहा है सर, उसका कोऑर्डिनेट निकालना बताया था। क्या बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। 2 पॉइंट के बीच वाला पॉइंट है, हाँ उसके कोऑर्डिनेट सर ने बताए थे। हाँ उसको बेटा वर्टेक्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो बच्चों मैं एक ही क्लास में क्या क्या बता दूंगा, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। बेटा वर्टेक्स का मतलब होता है उसकी चोंच। तो देखो बच्चों ये वर्टेक्स को मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस इज द ग्रीन कलर। अगर किसी को वर्टेक्स समझनी हो तो मैं वर्टेक्स को अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज द वर्टेक्स। कहोगे सर वर्टेक्स का यूज क्या होता है? बेटा वर्टेक्स का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए। फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए। तो जैसे बच्चों आपके सामने ये ग्राफ है आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखिए। और अगर हम इस ग्राफ की पूछे मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, तो तुम कहोगे सर मिनिमम वैल्यू होगी उसके वर्टेक्स पे। कहाँ है वर्टेक्स? ये देखो मैंने बड़े बड़े ब्लैक कलर से ड्रॉ किया, यही होगी वहां पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। होगी कि नहीं, मानते हो कि नहीं? दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। और बाकी जगह तो उसकी वैल्यू यहां से ज्यादा ही आ रही। तो बच्चों वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट होता है, वो आपको याद करना होता है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a, जहां पे d डिस्क्रिमिनेंट होता है और abc क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर हम इस फंक्शन की, अभी तो फंक्शन एक जनरल फंक्शन, अगर हम इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहे तो तुम कहोगे सर वो x इक्वल टू -b/2a पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -d/4a। लेकिन अगर आप उसको ग्राफ से इंडिकेट करना चाहते हो तो मैं ग्राफ से भी इंडिकेट कर देता हूँ। लेट्स वेट। तो आप देख सकते हैं, ये अभी मैं लिखता हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इधर ध्यान देना बच्चों, this is the value of x minus b/2a, और value of y this is minus d/4a। तो बच्चों ये जो उसकी वैल्यू है this is called minimum value। कौन से x पे आ रही है? -b/2a पे। और कितनी वैल्यू आ रही है? -d/4a। तो बच्चों अगर हम ग्राफ का नेचर पता पड़ जाए, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ मिनिमम वैल्यू हम इसकी जज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने x इक्वल टू क्या लिखा? x इक्वल टू -b/2a -d/4a। माइनस कोई भी वर्टेक्स हो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बेटा हर जगह सेम होंगे, -b/2a, -d/4a। तो आपको आपके सर ने ऐसा कुछ बताया होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे आपके सामने एक अभी ग्राफ जहां पर मैंने ये लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू बताओगे -d/4a। क्योंकि अगर ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा है ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा वर्टेक्स पे, और अगर ग्राफ का पोर्शन कुछ इस तरह से है ओपनिंग अपवर्ड्स, तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो इट डिपेंड्स ऑन ग्राफ, और ग्राफ से आपको देखेगा भी कि वो वर्टेक्स कहां पर है, हाईएस्ट पॉइंट पे है कि लोएस्ट पॉइंट पे है। लोएस्ट पॉइंट पे है तो मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट पे है तो मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आपको ये वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट लर्न होने चाहिए। दिस इज -b/2a -d/4a। इनकी प्रूविंग्स भी होती है, लेकिन प्रूविंग आपसे कोई पूछेगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के प्रूविंग भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी अभी कोई नीड नहीं है। आप कम से कम ये वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट याद रखिए। ओके, अभी तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सर इस ग्राफ का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं बता दिए। बेटा हम लोग यहाँ पे डोमेन और रेंज के अलग से क्लास करेंगे। यहाँ पर सारे ग्राफ्स की अभी यहाँ पे डोमेन रेंज नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उतने मैंने डिफाइन नहीं करके रखे हैं। दीज आर द जनरल ग्राफ्स। ओके,
तो डोमेन और रेंज के काफी खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं, सारे डिफाइंड होते हैं, मैं आपको वहां पे करना बताऊंगा, तो आप बिल्कुल उसमें घबराइए नहीं, सारी चीजों को एक साथ करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, धीरे धीरे करते हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अब वो इंपॉर्टेंट केस लिखता हूं जो काम का है। y is equal to ax square plus bx plus c. This is the फंक्शन, और इसकी प्रॉपर्टी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और इसका डी भी नेगेटिव है। अगर ऐसी कंडीशन है बच्चों, तो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी हर रियल नंबर के लिए। तो हाँ, ये मैंने डिफाइन कर लिया है, तो मैं इसको आपको जरूर बता देता हूं कि इसकी जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स होगी, क्योंकि हर रियल नंबर्स पे कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिल रही है, और जो वैल्यू मिलेगी y की वो माइनस इंफिनिटी से 0 होगी, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 0। ओके, तो डोमेन और रेंज का भी कोई लफड़ा मत पालो, उसके लिए आपको क्लास में सिखाऊंगा मैं अलग से, इतना उसमें भी परेशान ना हो। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह के ग्राफ का नेचर अगर आप बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे बच्चों, ये है इस तरह के ग्राफ का नेचर, और अब आप चेक कर सकते हैं ये हर x पर नेगेटिव होगा। ये देखो, इस x पे भी इसकी नेगेटिव वैल्यू, इस x पे भी इसकी नेगेटिव वैल्यू, इस x पे भी इसकी नेगेटिव वैल्यू, इस x पे भी इसकी नेगेटिव वैल्यू। तो आपको क्लियर है कि ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक हर बार कोई ना कोई वैल्यू देगा, और जो भी वैल्यू देगा वो देगा माइनस इंफिनिटी से 0, क्योंकि नीचे की तरफ होता है माइनस इंफिनिटी से 0। तो बच्चों अगर आप डोमेन समझ रहे हो तो ऑल रियल नंबर्स है, और रेंज है इसकी माइनस इंफिनिटी से 0। लेकिन अगर डोमेन रेंज नहीं समझ में आती है तो भी चलेगा, कोई इसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आपको अलग से और बताया जाएगा। ओके बच्चों, क्या ये केस क्लियर है आपको? दो बहुत Yes. स्पेसिफिक केस मैंने आपको बताए, वो स्पेसिफिक केस दोनों आपको मैं फिर से एक डब्बे में डाल के इंडिकेट कर देता हूं, वन ऑफ द दिस एंड अदर वन इज दिस। इनको मैंने डब्बे में डाल दिया ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ये दो स्पेसिफिक केस है आपके। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले दूसरे केसेस का जिक्र करते हैं। अब हम लोग इनइक्वालिटीज का कुछ आगे कंटिन्यूएशन ले रहे हैं और समझते हैं और कौन कौन से पार्ट यहां पर हो सकते हैं। आइए बच्चों, जैसे आपके सामने किसी ने लिख दिया x-1, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट पीछे करिए बस। क्या कर दें, नीचे कर दें, ये लो। बस हो गया सर। हो गया, कोई बात नहीं, ठीक। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज x-1, x-2, x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे पूछा गया कि आपको उसको बताना है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, या इसकी डोमेन जो भी आप कहते हैं वो आपको बताना। तो तुमने कहा कि ये कौन कौन से x पर पॉजिटिव होगा वो मेरे को बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका क्या मतलब हुआ इक्वेशन का कि ये कौन कौन से x पर पॉजिटिव है वो मेरे को बताना है। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका एक आपने तरीका बताया था, वो तरीका था वेवी कर्व पैटर्न। क्या था? वेवी कर्व पैटर्न बताया था ना। तो वेवी कर्व पैटर्न क्या कहता है? कहता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनको 0 कर दो। लेकिन बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना होगा, वेवी कर्व पैटर्न में मैंने एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि x-3 का होल स्क्वायर, इस टाइप का कोई भी अभी आपको सिखाया नहीं है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर x-3 का होल स्क्वायर, चाहे x-3 की पावर 4 हो, चाहे x-3 की पावर 6 हो, चाहे x-3 की पावर 100 हो, किसी भी फैक्टर की अगर इवन पावर आती है तो आप उसको गलती से खोल नहीं देंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, a² + b² - 2ab। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना होता। आपको करना क्या होता है कि कभी भी कोई आपको परफेक्ट स्क्वायर या इवन पावर का फैक्टर कभी भी नजर आए तो आपको बिगिनिंग लेवल में क्या करना है,
आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हर x की वैल्यू पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका रूल ये कहता है कि जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको हम इनइक्वालिटी से क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मैंने आपको पिछले टर्म पे भी बताया था कि कोई अगर नंबर आपकी इनइक्वालिटी में ऐसा आ जाए जो ऑलवेज पॉजिटिव हो हर x की वैल्यू पे, तो आप उसको इनइक्वालिटी से क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड का मतलब इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसका इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नंबर बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। समझ में आया? तो आप कुछ इस तरह से करेंगे और इतना करने के बाद एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन सेट लिखिए और फिर आप देखिए कि क्या हुआ। इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का मेथड। तो आपने क्या किया, ऐसा कुछ काम किया और आपने कहा पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव का आंसर हो गया x बिलोंग टू -इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो। अब आपको क्या करना होगा कि जिस फैक्टर को आपने रिमूव किया है उस फैक्टर को जरा ध्यान से देखिए कि उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट तो आपके पास नहीं आ गया है। कहोगे सर इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है 3, और अगर x 3 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमें आंसर में ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। हमें आंसर पर ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो x-3 का होल स्क्वायर का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x इक्वल टू 3 है। और ध्यान से देखिए आपके आंसर में x इक्वल टू 3 नहीं आना चाहिए। अगर आपने अपने सॉल्यूशन सेट में x इक्वल टू 3 ले लिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 3 पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 हमें चाहिए नहीं, इसलिए अपने सॉल्यूशन सेट को आप ध्यान से देख लीजिए। उसमें अगर x इक्वल टू 3 आ गया है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आपके सॉल्यूशन सेट 2 से इंफिनिटी में x इक्वल टू 3 आ गया है, तो उसको आप रिमूव कर लीजिए। तो रिमूव करने के बच्चों 2 मेथड होते हैं। या तो आप इस तरीके से लिख दीजिए एक सेट बनाकर कि सेट में से 3 आपने हटा दिया 2 से इंफिनिटी में से, या तो आप एक दूसरे मेथड से लिख लीजिए कि x बिलोंग टू -इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये 2 मेथड होते हैं, इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इवन पावर का फैक्टर जो होता है उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, और डिस्कार्ड करने के बाद हम नॉर्मल तरीके से इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद एक बार हम क्रॉस चेकिंग करते हैं कि ऐसा तो नहीं जिस फैक्टर को डिस्कार्ड किया हो वही पॉइंट इसमें आ गया हो। तो कभी कभी आपके सॉल्यूशन सेट में जिस फैक्टर को आपने डिस्कार्ड किया होगा वो आ जाता है पॉइंट, तो उसे आपको इस तरह से रिमूव करना पड़ेगा। और अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो आपके सॉल्यूशन सेट में x इक्वल टू 3 बना रहेगा, जिससे आपका आंसर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और इक्वल टू 0 आपको चाहिए नहीं। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो बच्चों ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है? तो कितने बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया? सर मेरे डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो x-3 होल स्क्वायर वाला बता दीजिए क्या किया आपने। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है बेटा क्या? नो सर। रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। अरे डिस्कनेक्ट होने पे चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम भी क्या याद करोगे, चलो अच्छा दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। लेकिन डिस्कनेक्शन चलो अच्छा बता देते हैं, कोई बात नहीं। तो बच्चों ऐसा होता है कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, मैं एक और क्वेश्चन उठा लेता हूं ताकि मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको और ज्यादा समझा दूं। चलिए मैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन आपके सामने करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बच्चों x + 1 x - 8 x - 6 का होल स्क्वायर x - 5 की होल पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x - 3 का होल स्क्वायर x - 1 लेस देन 0। ये देखो बच्चों मैंने आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया
जिससे मैं आपके डाउट्स और ज्यादा क्लियर कर पाऊं। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे बच्चों? अभी मैंने आपको जो रूल्स बताए थे उसको मैं दोबारा बताता हूं, ताकि जिनका छूट गया है वो दोबारा सुन ले। मैंने आपको सीधा सीधा बताया है कि जो इवन पावर के फैक्टर होते हैं उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव कर देते हैं? बिकॉज दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपकी इनइक्वालिटी क्या बनी? x + 1 x - 8 होल डिवाइडेड बाय x - 1। आपका क्वेश्चन रेड्यूस हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करिए जैसे आप करते हैं वेवी कर्व पैटर्न। सबसे पहले आएगा -1, फिर 1, फिर 8। फिर आप क्या करेंगे? लाइक दैट वेवी कर्व पैटर्न जो मैंने आपको समझाया था उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक, प्लस माइनस। ठीक, तो बेटा इसका सॉल्यूशन सेट क्या आया? माइनस वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने लेस देन 0 लिखा है। तो सॉल्यूशन सेट हुआ बच्चों x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से 8। ये बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट हुआ। अब बच्चों आप अपने सॉल्यूशन सेट को क्रॉस चेक करिए। क्यों क्रॉस चेक करते हैं? क्योंकि ये x - 6 का होल स्क्वायर, x - 5 का पावर 4, x - 3 का पावर स्क्वायर। हम क्रॉस चेक इसलिए करते हैं कि जो मैंने फैक्टर डिस्कार्ड किए हैं ऐसा तो नहीं उनके क्रिटिकल पॉइंट इस पे आ गए हैं, क्योंकि उसके क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं लेने हैं। लेट्स से आपने x = 6 ले लिया आपने आंसर में, तो x = 6 पर ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? ये = 0 हो जाएगा, और आपको 0 चाहिए ही नहीं, लेस देन 0 चाहिए। सिमिलरली x = 5 अगर आपके आंसर में आ गया हो तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप x = 5 ले लेंगे अपने इस आंसर में तो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, =0 बन जाएगा। तो बच्चों आपको क्रॉस चेक करना है कि आपके सॉल्यूशन सेट में 6, 5 या 3 तो नहीं आ गया है। क्या आया है? कहोगे सर आया है, क्योंकि 1 से 8 के बीच में 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने का तरीका क्या होता है? आप एक सेट का साइन बनाइए और उसमें लिख दीजिए 3, 5, 6। ये देखिए रिमूव करने का तरीका। लेकिन अगर आप एक और मेथड से लिखना चाहें तो दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से 3 यूनियन 3 से 5 यूनियन 5 से 6 यूनियन 6 से 8। तो आप देखिए आपके सॉल्यूशन में 3, 5, 6 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? एक्सक्लूडेड हो जाते हैं। तो आप चाहे ऊपर तरीके से लिखिए चाहे नीचे वाले मेथड से लिखिए, आपका सॉल्यूशन सेट सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट्स में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया? मैंने दूसरा क्वेश्चन भी बताया। यस सर। ठीक है बच्चों, गुड। तो बच्चों इस तरह की इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करने आनी चाहिए बिना किसी डर के। आप परफेक्ट स्क्वायर को देख करके बिल्कुल कभी भी मत घबराइए। परफेक्ट स्क्वायर को देख करके या इवन पावर के फैक्टर को देख करके मैं आपको फिर से चिल्ला के बता रहा हूं, क्योंकि ये किसी बुक्स वगैरह में नहीं लिखा है। आप उसको फॉलो करिए, लिख लीजिए कॉपी में कि इवन पावर के फैक्टर्स जो भी होते हैं उनको इनइक्वालिटी से पहले डिस्कार्ड कर देते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्कार्ड करने के बाद एक नॉर्मल जो इनइक्वालिटी बनेगी उसको हम वेवी कर्व पैटर्न की तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें उसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि जो भी आपने फैक्टर डिस्कार्ड किए हैं ऐसा तो नहीं उनके क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करते हुए आपका ऐसा आंसर बनेगा, चाहे आप ऊपर वाले तरीके से लिखिए चाहे आप नीचे वाले तरीके से लिखिए, बात एक ही है। ओके बच्चों? हाँ यस बेटा बताइए। सर हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि अगर ग्रेटर देन 0 की जगह 5 आ जाए तो क्या वेवी कर्व मेथड से हो जाएगा वो? हाँ, अभी मैं करता हूं तुम्हारा क्वेश्चन, अभी मैं तुरंत उठाता हूं, मैं कर देता हूं, जस्ट वेट। सभी बच्चे एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं अभी इस बच्चे का। यस बेटा तुम्हारा क्वेश्चन अभी करते हैं, वेट। जैसे मैंने लिख दिया x - 1 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 2।
तो बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं 100% जब आप ये श्योर कर लें जिस डिनोमिनेटर का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 100% पॉजिटिव, लेकिन ये आपको पता नहीं रहता। इसलिए आप कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये मैंने आपको पिछले टर्म पे भी बताया था। रहा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है, आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए। जो +2 है इसको इधर ले आइए, -2 ग्रेटर देन 0, इसको धीरे धीरे एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 1 -2x -8 होल डिवाइडेड बाय x + 4 ग्रेटर देन 0। नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए, धीरे धीरे आपसे हो जाएगा। ये देखिए मैं कर रहा हूं, उसी तरीके से बेटा आप अपना वाला भी कर सकते हो। ये बन जाएगा -x - 9 अपॉन x + 4 ग्रेटर देन 0। उसी तरीके से बच्चों आप इस क्या करिए, x का कोफिशिएंट माइनस हो गया है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x + 9 अपॉन x + 4 लेस देन 0। ये मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था, फिर से बताया कि इन इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम वेवी कर्व पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो बेटा आप इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे -9, फिर लिखेंगे -4 और उसके बाद वेवी कर्व पैटर्न को अपना लेंगे, आंसर आपका पास आके निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। आंसर इज लेस देन 0, लेस देन 0 इज प्लस माइनस प्लस, जहां पे माइनस है वही लेस देन 0 हो गया, -9 से -4। तो बेटा क्या आपको अपना डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके ग्रेट। तो बच्चों मैंने आपको इनइक्वालिटीज, डिफरेंट तरह की इनइक्वालिटीज बता रहा हूँ सॉल्व करने का मेथड। उसमें जो जो रूल्स यूज हो रहे हैं मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता चला जा रहा हूँ, और टाइम भी काफी दे रहा हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप लिखते रहा करिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बच्चे ने पिछले टर्म पे जो क्वेश्चन भेजा था वो उसका क्वेश्चन मैं डायरेक्टली यहाँ पे उठा रहा हूँ। दिस इज x + 1 की होल पावर 3, x + 5 की होल पावर 4, x - 1 की होल पावर 13, x - 2 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से पता है कि जो इवन पावर के फैक्टर होंगे उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ये तो आप रूल समझ ही गए हैं। लेकिन ऑड पावर के फैक्टर्स का आप क्या करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। तो ऑड पावर के जो फैक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली पावर 1 की तरह ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसकी पावर 1 हो गई, इवन पावर वाला फैक्टर हटा दो, उसकी भी पावर 1 हो गई, यानी क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान दें, इवन पावर का अगर फैक्टर होता है तो उसको तो पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑड पावर के भी फैक्टर आने लगे तो आप उसको पावर 1 की तरह ट्रीट करेंगे, उनको डिस्कार्ड नहीं करते, उनको पावर 1 के फैक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट बनाइए आराम से। तो सॉल्यूशन सेट बच्चों कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ रखेंगे -1, फिर 1, फिर 2, और बिल्कुल हवा चलाएंगे जैसे हवा चलाने के लिए बताइए। ये हवा चल रही है इस तरह से, प्लस माइनस प्लस माइनस। एक बच्चा है वो कह रहा था सर मैं इसको इस तरह से नहीं बनाता हूँ, मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, तो मैं उसका भी तरीका एक बार बता देता हूँ। एक बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो कह रहा था कि मैं इस तरह से बनाता हूँ सर। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बेटा ये भी एक तरीका सही होता है, प्लस माइनस, ये भी एक मेथड है, और जो मैंने बताया वो भी एक मेथड है। तो आपको शायद हो सकता है किसी ने ऐसा बताया हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं वेव इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अगर नीचे चली जाती है तो वो नेगेटिव के लिए इंडिकेट करती है, ऊपर रहती है तो पॉजिटिव के लिए इंडिकेट करती है, इसलिए मैं वेव बनाता हूँ, इसलिए मैंने वेवी कर्व पैटर्न उसको नाम दिया था। तो इस तरह से मैं बनाता हूँ। ठीक, आपका भी सही है बेटा जो आप कर रहे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस।
तो बच्चों कौन सा आंसर चाहिए? ग्रेटर देन 0 वाला। तो ग्रेटर देन 0 वाला कौन सा होगा? x बिलोंग टू -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो बच्चों सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन निकालने के बाद अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके आंसर में x इक्वल टू -5 तो नहीं आ गया है, क्योंकि इवन पावर वाले फैक्टर का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x बराबर -5 है, क्योंकि अगर आप इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू -5 पे ये 0 हो सकता है ना? तो ये 0 हो तो नहीं रहा, चेक करो -5 तो आपके आंसर में नहीं आया है। कहोगे सर -5 आंसर में नहीं आया है, तो इसका मतलब जो आपने निकाला है वो 100% सही है, उसमें कोई चेक क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आंसर ऑलरेडी सही है। तो बच्चों मैंने आपको धीरे धीरे काफी रूल्स बताए हैं, उसको याद रखिए। ये बेटा बताइए। सर ऑड पावर के लिए कुछ भी चेक नहीं करेंगे? नहीं, ऑड पावर के लिए तो कोई उसके लिए कुछ नहीं चेक करना होता है, बस इवन के लिए चेक करना होता है। ऑड पावर के फैक्टर यहाँ पर पावर 1 की तरह ट्रीट किए जाते हैं, बस। ऑड पावर के फैक्टर पावर 1 की तरह ट्रीट किए जाते हैं, बस, और बेटा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो सभी बच्चों को मेरी आवाज अभी भी आ रही होगी, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, ये आपके पास एग्जाम में कुछ इस तरह से हो सकता है। सॉल्व में दो इक्वेशंस आपके पास दी रहती हैं इन इक्वेशंस, दिस इज x² - 9 ग्रेटर देन 0 एंड x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ध्यान से देखिए। बच्चों अगर आपके पास दो इक्वेशंस, सिंपल सी दो इक्वेशंस होती हैं, तो आप इनको सॉल्व करते हो। सॉल्व करने पर क्या निकालते हो? दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर तुम कहोगे सर दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर उनका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो कहां होता है इंटरसेक्शन पॉइंट? ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होती है? कहोगे सर इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है और ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है ना, दोनों को सेटिस्फाई करता है। उसी तरीके से बेटा इन इक्वेशन में भी अगर दो इन इक्वेशन आपको दे दी जाए, 3 दे दी जाए, 4 दे दी जाए, तो बेटा आपको उस इन इक्वेशंस के ऐसे आंसर्स निकालने होते हैं जो सभी को सेटिस्फाई करें, है ना? आपको उस इन इक्वेशंस के ऐसे वैल्यूज ऑफ x निकालनी पड़ेगी जो क्या करें? सभी को सेटिस्फाई करें। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा? इंटरसेक्शन लेते हैं सॉल्यूशन सेट का। अब सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है और कैसे जल्दी जल्दी आंसर बताया जाता है, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। देखो बच्चों सबसे पहले हम पहली वाली इन इक्वेशन को सॉल्व करें। क्या है वो? x², स्टार्ट करते हैं आंसर, x² - 9 ग्रेटर देन 0। कैसे सॉल्व करेंगे? x + 3 x - 3 ग्रेटर देन 0 कर दिया। उसके बाद बच्चों नंबर लाइन लगा देंगे। नंबर लाइन लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे -3 3, वेवी कर्व पैटर्न फॉलो करेंगे, प्लस माइनस प्लस, और आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्या आएगा? x बिलोंग टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी आ गया। उसके बाद बच्चों दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी वाली क्या है बच्चों? x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है इसके फैक्टर क्या होंगे x² - 3x + 2 के? 1 and 2 minus 1 and 2, yes बेटा। तो दिस इज x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। नंबर लाइन लगाइए और सॉल्व करिए। दिस इज 1 2, ये प्लस माइनस प्लस, यानी x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो बच्चों आपके पास दो सॉल्यूशन सेट निकल करके आए हैं। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें। अब आपको ध्यान देना होगा क्योंकि काफी सारे बच्चे ऑब्जर्वेशन से बताते हैं और ऑब्जर्वेशन में उनके आंसर गलत भी हो जाते हैं कभी कभी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप ऐसे x निकाल लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। उसका तरीका काफी आसान होता है। तरीका ये होता है कि बच्चों आप दो नंबर लाइन पहले बना लीजिए।
जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई और ठीक उसके नीचे एक दूसरी नंबर लाइन बनाई। ठीक, अब हम पहली नंबर लाइन में पहली वाली इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है -3 और 3। ध्यान से देखिए, -3 और 3, ये मैंने सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कहां है इसका सॉल्यूशन सेट बच्चों? वो ये है, -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक, अब दूसरी नंबर लाइन बनाओ, उस पे सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करो। कहां है? -∞ से 1, 1 कहां आएगा? -3 के आगे आएगा। 2 से ∞, 2 कहां आएगा? 3 के पहले आएगा। अब इसका सॉल्यूशन सेट जरा बनाओ, -∞ से 1, ये हो गया -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞, यूनियन 2 से ∞। तो बच्चों आपको कोई ऐसा रीजन दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो? कहोगे सर कॉमन रीजन दिख रहा है। सर देखिए ये कॉमन रीजन है, -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞। ध्यान से देखिए कॉमन रीजन, इसके पहले एक कॉमन रीजन है, ध्यान से देखिए इसके पहले रीजन कॉमन है और इसके आगे रीजन कॉमन है। बोलो भाई समझ में आता है सबको कॉमन रीजन किस तरह से लिखा गया? तो इसका मतलब फाइनल आंसर आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞, -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞। तो बच्चों इस तरीके से इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो एक से ज्यादा इनइक्वालिटी होने पर आपको जो सॉल्यूशन सेट निकालना होगा वो ऐसा निकालेंगे जो सभी को सेटिस्फाई करे, चाहे 2 हो चाहे 3, आपको फाइनली इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। क्या सभी बच्चों को समझ में आया इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? यस सर। Yes, sir. तो थोड़ा नीचे Yes, तक। sir. Yes. हाँ हाँ, लो नोट कर लो आराम से। तो बच्चों इसके बाद हम आपको एक स्पेसिफिक बात और बताते हैं जो कॉमनली यूज की जाती है, और हो सकता है आपके सर मॉडुलस में यूज कर रहे हो और आप उसमें अभी तक कंफ्यूज हो कि सर ये कैसे यूज कर ले रहे हैं बार बार। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है उसका मैं क्वेश्चन भी एक बार चेक कर लेता हूँ, देखिए जरा क्या भेजा है उसने। अगर बताने लायक है तो मैं अभी बता देता हूँ। जस्ट वेट। तो क्या है बेटा? सर ये बता, क्वेश्चंस बता दीजिए सर। ये ओके, मैं देखता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस है। इनकी डोमेन निकालनी है। तो बेटा अभी डोमेन इस तरह के क्वेश्चंस में तो अभी मैंने लॉग बताया भी नहीं है, जस्ट वेट करो, भी बता देंगे। चलो आपको कम से कम इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स तो क्लियर ही है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए इन क्वेश्चंस को देख के आप बिल्कुल ना घबराइए, अभी हम आपके साथ हैं, मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चंस। आपने अभी तक नोट कर लिया होगा बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मैंने पिछले टर्म पे आपको काफी देर तक बताया था कि नहीं बताया था? Yes, मैंने sir. आपसे कहा yes, sir. कि y इज इक्वल टू मॉड x की डेफिनेशन आप याद रख लो, और अगर याद नहीं रख पाते हो तो भैया फिर अलग अलग ब्रेक करो कि अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा तो x, नेगेटिव होगा तो -x। तो आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हो। बच्चों अब आपको ध्यान देना हो, किसी भी तरह के अगर मॉडुलस आपको इस तरह से नजर आते हैं, लेट्स से आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि इसका सॉल्यूशन सेट बताओ मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू a। ध्यान से देखिए, ये आपके पास काफी बार रिपीट होगा। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू a। अब वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट आप किस तरह से लिखते हैं वो जरा आप समझ लीजिएगा। आप इसका सॉल्यूशन सेट हमेशा इस तरह से लिखेंगे कि x बिलोंग टू -∞ से -a यूनियन
a से इंफिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन सेट होता है। कभी भी ध्यान दीजिए, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू माइनस ए यूनियन x ग्रेटर और इक्वल टू ए। समझने की कोशिश करिए, मैं आपको क्वेश्चन में एप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन अभी समझने की कोशिश करिए कि कभी भी मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू ए होता है तो x क्या लिख सकते हैं आप, x होता है माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हो सकता है यहाँ पे इक्वल का साइन ना हो, ग्रेटर देन ए का साइन हो, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए। अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर क्लोज ब्रैकेट इसलिए था क्योंकि इक्वल का भी साइन था वहां पे, ग्रेटर और इक्वल का, यूनियन ए से इंफिनिटी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके पास कुछ इस तरह से नजर आए तो आपको सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, ये इसका मेथड होता है। और अगर आप इस मेथड से करेंगे नहीं तो फिर एक काफी बड़ा मेथड होता है, उसमें आपको समय लग जाएगा कि एक बार मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव से ओपन करो, एक बार नेगेटिव से ओपन करो, काफी समय लगता है फिर उसको करने में। तो हम लोग इतने समय वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, एक स्टैंडर्ड यूज करेंगे। वो स्टैंडर्ड है मॉड x अगर ग्रेटर और इक्वल टू ए होता है तो दैट मींस उसका ये मतलब होता है कि x लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगा और x ग्रेटर और इक्वल टू ए होगा, लाइक दैट। समझ में आया सभी बच्चों को क्या मैंने अभी रिलेशन बताया, आपको ये रिलेशन यूज करना होता है। और अगर बच्चों आपके पास आ जाए कि मॉड x लेस देन इक्वल टू ए आ जाए तो इसका सॉल्यूशन सेट होता है कि x बिलोंग करेगा माइनस ए से ए। ध्यान से दीजिए, अगर आपके पास आ जाता है कि मॉड x लेस देन इक्वल टू ए तो आप सॉल्यूशन सेट लिखोगे कि x लाई करेगा माइनस ए से ए। ध्यान से देखिए, x लाई करेगा माइनस ए से ए। ये इसका मेथड होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन है तो आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड भी कर लीजिए, माइनस ए से ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लाई करेगा माइनस ए से ए, लाइक दैट। और इक्वल का साइन नहीं होगा तो मॉड एक्स लेस देन ए अगर लिखा है तो आप इसको लिखोगे एक्स बिलोंग टू माइनस ए से ए और एक्स माइनस ए से ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है अभी आपके लिए ये अनकंफर्टेबल हो, लेकिन मैं आपको इसको कंफर्टेबल बना दूंगा कुछ ही देर में। पहले आप इन स्टैंडर्ड्स को देखिए ध्यान से, इन स्टैंडर्ड्स को बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूं, एक और मेथड भी। तो बच्चों आप लोग रेडी हैं, यहां तक समझ गए? सर यस बेटा बताइए। सर फर्स्ट एंड थर्ड में सर माइनस ए और ए कॉमन है। क्या बेटा कॉमन मतलब? मतलब वैल्यूज में सर। बेटा यहाँ पर एक, जैसे हमने जो रिलेशन, मैं क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ, वेट करो पहले तो आप इसको नोट करो आराम से, आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, मैंने ऐसे लिख दिया है। अभी क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ, घबराओ नहीं, ऐसा मत सोचो कि मैं छोड़ के भागने वाला हूँ, मैं सब बताऊंगा। ओके तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इन अ न्यू पेज। जैसे बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चन देख करके घबरा रहे हो, जैसे मैं क्वेश्चन अभी आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया कि मॉड के अंदर 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू हाफ। मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इस क्वेश्चन को देख करके ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट काफी इजी होता है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को यूज करके करेंगे तो आपको समय लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया। लेकिन जो अभी बच्चे फ्रेशर हैं वो कह रहे होंगे कि सर इसको एक बार पूरा समझाइए कि होता क्या है, तो मैं आपको पूरा भी बताता हूँ। सुनिए, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या दिखता है, मॉड। मॉड को देख करके आप परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि मॉड के अंदर से ये जो नंबर है 4 माइनस 3x उसको बाहर कैसे निकालें, क्योंकि सर ने बताया था कि मॉड के जो अंदर नंबर होता है वो बाहर इस कंडीशन पे निकलता है
कि वो डिपेंड करना चाहिए कि पॉजिटिव है तो एज इट इज निकल आएगा, नेगेटिव है तो विद माइनस साइन निकलेगा। सर ने तो कुछ ऐसा बताया था, तो हमने कहा था जो बेसिक डेफिनेशन हमने बताई है उसको यूज करो। कैसे यूज करोगे? तुम कहोगे सर हम केस ए ले लेते हैं और उसमें मान लेते हैं कि मॉड के अंदर का नंबर क्या है? पॉजिटिव। मॉड के अंदर का नंबर क्या है? पॉजिटिव है। ये मैंने केस ए मान लिया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 4/3, या इसका मतलब अगर हम नंबर लाइन पे लगाएंगे तो नंबर लाइन पे सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा 4/3, तो उसका जो x होगा वो लाई करेगा -∞ से 4/3। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। यस कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो पहले ये, क्योंकि ये समझ लो, अगर नहीं समझ पाए तो फिर आपको शॉर्टकट लगाने में भी प्रॉब्लम आएगी। सर आगे सर नेक्स्ट इसकी ये सेकंड यूनिट बता दीजिए क्या बेटा? सर। 3x - 4 से। ओके 3x - 4। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने आपको कल के टर्न पे मॉड की बेसिक डेफिनेशन क्लियर की थी। मैंने आपको बताया था कि मॉड को देख करके आपके मन में क्या आता है कि मॉड को कैसे हटाएं। तो सर ने क्या बताया था कि मॉड के अंदर का नंबर बाहर कैसे निकलेगा? अगर वो पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर निकल आएगा, नेगेटिव होगा तो वो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। यही तो बताया था कल मैंने, और मैं आज यही यूज कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो सॉल्व करने के लिए मेरे को मॉड हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला केस हमने क्या माना कि मॉड के अंदर का नंबर क्या है? वो पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 0। और हमने इससे क्या निकाल लिया? एक सॉल्यूशन सेट निकाल लिया कि अगर x इस इंटरवल में लाई करेगा तो उसका मॉड क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि 4 - 3x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो उसका मतलब x क्या है उसमें? वो -∞ से 4/3 है। ये तो मैंने जस्ट इसको बस क्या किया? सॉल्व किया है। और सॉल्व ये तो बेसिक इनइक्वालिटी है बेटा, दिस इज द सॉल्यूशन। पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने देखा x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैंने इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम चाहे ऐसे लिखें चाहे हम ऐसे लिखें, बात तो एक ही है ना। ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे बन जाएगी, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो भी तो एक ही बात है भाई। आप एक नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन पे 4/3 लिख लो और ऐसे प्लस माइनस कर लो। तो आपको कौन सा रीजन चाहिए? आपको चाहिए -∞ से 4/3, क्योंकि लेस देन 0 है। बोलो भाई, नहीं समझ में आया? सर आ गया। पक्का आ गया सबको? यस सर। तो तुम कहोगे सर मॉड के अंदर का नंबर जब पॉजिटिव है तो फिर कोई बात ही नहीं, मैं उसको ओपन करके बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखो मैंने उसको बाहर निकाल लिया बाहर, क्योंकि अंदर का नंबर पॉजिटिव है। अब हमने कहा यहां से x निकाल लो बच्चों, यहां से x निकाल लो। तुम कहोगे सर कैसे निकालें? अरे भाई अभी तो समझाया इतनी देर तक कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, x का कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव बना लिया करो, या सारे टर्म पहले एक तरफ ले आओ, जैसे तुम्हारा मन करो वैसे इसको सॉल्व करो। हम कैसे करेंगे? हम पहले इसको लिखेंगे 3x - 4 ग्रेटर इक्वल टू -½ हम तो पहले ऐसे लिखेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट मेरे को पॉजिटिव बनाने की आदत है। तो मैंने पहले इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं ऐसे क्या लिखूंगा इसके आगे? मैं लिखूंगा 3x - 4 + ½ ग्रेटर और इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। फिर मैं इसको लिखूंगा 3x 4 2 8 8 7 -7/2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। लिख सकता हूं मैं ऐसे? मैं तो नॉर्मल सॉल्व करता चला जा रहा हूं। यस सर। मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूं? तुम कहोगे सर ये एक फैक्टर बन गया, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 7/6। यानी इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन सेट हुआ 7/6 से इंफिनिटी। ये देखो मैंने इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लिया, 7/6 से इंफिनिटी, 7/6 से इंफिनिटी। तुम कहोगे सर ये सॉल्यूशन सेट निकला कब है? कहोगे सर जब सॉल्यूशन सेट आपका ये तभी मान्य होगा जब आपका x - ∞ से 4/3 में होना चाहिए। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपने वाले सॉल्यूशन में वही वाले x लेंगे जो वो इस इंटरवल में लाई करे -∞ से 4/3 में। अगर आपने कोई और x ले लिए इस इंटरवल के अलावा तो उसका मॉड फिर गड़बड़ा जाएगा, उसका मॉड फिर नेगेटिव साइन से भी ओपन हो सकता है। इसलिए आपने जो आंसर निकाला है उस आंसर का आप क्या लेंगे? इससे इंटरसेक्शन लेंगे।
क्योंकि ये आंसर तभी आया है जब आपने ये कंडीशन मानी है। बोलो भाई, समझ में आता है? तो तुम कहोगे सर ये आंसर कैसे निकाले कॉमन, तो हमने कहा इसको थोड़ा सा सही से लिख दो। कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 4/3। सर 4/3 कितना होता है? 1.33 होता है 4/3। सॉल्व कर लो। और सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू 7/6 से इन्फिनिटी। 7/6 कितना होता है बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 1.16 होता है, अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखो, क्योंकि नंबर लाइन पे मैग्नीट्यूड देखना होता है ना। तो बच्चों कॉमन x क्या होगा? सॉल्यूशन सेट बनाओ जरा इसका, तो पता पड़ेगा। सॉल्यूशन सेट बनाइए तो पता पड़ेगा आपको। आपने एक आंसर लिया है माइनस इन्फिनिटी से 4/3, तो माइनस इन्फिनिटी से 4/3 एक आपका ये है, ठीक है, ध्यान दो। और क्या है आपका? है 7/6 से इन्फिनिटी। 7/6 कहाँ होगा? थोड़ा सा पहले होगा 4/3 से। 7/6 से इन्फिनिटी, तो कौन सा सॉल्यूशन सेट हुआ? ये वाला सॉल्यूशन सेट हुआ। तो कॉमन x कौन सा है? कॉमन x है 7/6 से 4/3। क्या ये बात आपको समझ में आता है कि ये रीजन आपका दोनों में क्या है? कॉमन है। तो जो आपने फर्स्ट केस लेट किया है उसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? उसका सॉल्यूशन सेट हुआ फाइनली x बिलोंग टू 7/6 से 4/3। ये इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। तो कितने बच्चों को ये पार्ट समझ में नहीं आया? आ गया। अभी मैंने एक केस का आंसर निकाला है, अब हम दूसरे केस का भी आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम मॉड के अंदर को अब निगेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? निगेटिव कर देंगे। हम मॉड के अंदर को अब क्या कर देंगे? निगेटिव कर देंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? क्या आगे बढ़े? यस यस सर। सर। ओके, तो मैंने आपको समझाया दिस इज अ बेसिक लॉन्ग कट मेथड। अगर आप शॉर्टकट यूज करेंगे, अभी मैं आपको शॉर्टकट भी यूज करना बताऊंगा। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ने ये बताया था कि मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे कि 4 - 3x क्या हो? लेस देन 0 हो जाए। 4 - 3x क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए। दैट मीन्स 3x - 4 ग्रेटर देन 0 हो जाए। दैट मीन्स x बिलोंग टू 4/3 से इंफिनिटी। एक ये भी केस हो सकता है। इस केस में उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, क्योंकि आपने उसको क्या मान लिया है? लेस देन 0। तो बच्चों मॉड नेगेटिव साइन से आप ओपन कर दीजिए। जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा, क्या था मॉड में? 4 - 3x का मॉड। जब आप इसको नेगेटिव साइन से ओपन करोगे तो ये 4 - 3x बाहर नेगेटिव होके निकलेगा, तो ये बन जाएगा 3x - 4 लेस देन इक्वल टू हाफ। अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसमें मॉड अब अपने नेगेटिव साइन से ओपन किया है, क्योंकि 4 - 3x आपका क्या है? लेस देन 0। तो आपका यहां से x निकालिए, जरा इसको सॉल्व करिए सभी बच्चे। ये हो जाएगा 3x - 4 - हाफ लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3x - 9/2 लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक आ गया? इसका Yes. मतलब क्या आया? यहां से आया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो जरा। ये एक फैक्टर बन गया। 3x - 9/2 इक्वल टू 0 करो तो क्या आएगा? यहां से आ जाएगा x - 3/2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए तो वो 3/2 ही आ रहा है इक्वल टू 0 करने पर। तो बेटा इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन सेट हुआ -∞ से 3/2। क्या आया? -∞ से 3/2। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। और यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, तो इक्वल का साइन में ये 3/2 इंक्लूड कर लो, क्योंकि 3/2 पे 0 भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये वाला सॉल्यूशन सेट, सभी बच्चे ध्यान दें, ये वाला सॉल्यूशन सेट आपने कब निकाला है? जब आपने माना है कि x क्या है? 4/3 से इंफिनिटी। तो अब आप क्या लेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो बच्चों इंटरसेक्शन ले, ये देखिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमें कॉमन x चाहिए। तो कॉमन x चाहिए तो वो लेता हूं। 4/3 होता है 1.33, तो 1.33 लगभग यहां लिख दिया, और 3/2 होता है 1.5, इसको यहां लिख दिया।
तो एक आपका सॉल्यूशन सेट है बच्चों 4/3 से इंफिनिटी और दूसरा आपका है -∞ से 1.5 यानी कि 3/2। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है बच्चों, आपको क्लियर कट नजर आ रहा है? कॉमन सॉल्यूशन इज 4/3 से 1.5। ठीक है, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन। दिस इज x बिलोंग टू 4/3। 4/3 को ऊपर ओपन ब्रैकेट है और नीचे 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट है। ये बच्चों आपका आंसर हो गया केस बी का। तो बच्चों आपके पास दो आंसर आ गए, वो दोनों ही आपके फाइनल आंसर माने जाएंगे। एक आंसर आया आपका 7/6 से 4/3 और दूसरा आंसर है आपका 4/3 से 3/2। ये दोनों आंसर रहेंगे आपके, इन दोनों का यूनियन ले लीजिए। तो आपका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर है दोनों का यूनियन। दिस इज x बिलोंग टू 7/6 से 4/3 यूनियन 4/3 से 3/2। और अगर आप इनका कंबाइन करना चाहते हैं तो कंबाइन भी कर सकते हैं क्योंकि 4/3 इंक्लूडेड हो गया है। तो 7/6 से 4/3, 4/3 से 3/2, दैट मींस 7/6 से 3/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द बेसिक मेथड। तो बच्चों अभी आप सॉल्यूशन आराम से देखिए। दिस इज अ लॉन्ग वे, ये काफी बड़ी तरीके से मैंने किया है, लेकिन मैंने आपको आइडिया वही बताया जो मैंने कल आपको समझाया था काफी देर तक मॉड के लिए। ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर। ओके, तो बच्चों बस थोड़ा सा पेशेंस और रखो, थोड़ा सा पेशेंस और रखो। और इसका शॉर्टकट भी देख लो। इसका शॉर्टकट क्या हो बताया था मैंने कि अगर मॉड x, मैंने अभी क्या बताया था कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है तो x कहां से लाई करेगा, -a से +a। जस्ट मैंने देखो पीछे भी आपको बताया है, मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a होता है तो x कहां से लाई करेगा, -a से +a। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से अगर आप फिर से लिखे तो आपको इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मॉड x लेस देन इक्वल टू a, तो मैंने क्या बताया था कि जो x होगा वो कहां से लाई करेगा, -a से +a लाई करेगा। अब बच्चों यहां से आप x का इंटरवल निकाल लीजिए, आपका वही आंसर आएगा। अब बच्चों यहां से आप x निकालोगे कैसे, क्योंकि सर बहुत आसान है, यहां से हम x को सेपरेट कर लेते हैं। वेट करिए सर, पहले हम 4 हटाते हैं बीच से। तो 4 कैसे हटाएंगे, पूरी इक्वेशन में पहले हम -4 करते हैं तो 4 हट जाएगा। बच्चों जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिए, मजे लेते रहिए। ये देखो हमने 4 माइनस कर दिया, ये कितना हो गया, ये हो गया -9/2। ये कितना हो गया, -3x। ये कितना हो गया, 2 4 जा 8, 1 -8, -7/2। यहां तक समझ में आया? अब क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3x के साथ है तो पहले 3 से डिवाइड करो। पूरी इक्वेशन को देखो बच्चों हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जरा आप भी डिवाइड करिए, आराम से करिए, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं तो मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं। ये देखिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बच्चों हो गया -3/2, ये हो गया -x, ये हो गया -7/6। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब क्या करेंगे, बीच में -x है, उसको +x कैसे बनाएंगे, पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करें। माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस -a प्लस, ये साइन बदल गया, ये माइनस प्लस, ये साइन बदल गया, ये माइनस प्लस। तो x क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, ये इस तरह से लिख लीजिए, बल्कि 7/6 से 3/2 एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, आपका सॉल्यूशन सेट वही निकल के आ रहा है जो आपने पीछे बड़ी देर तक काम किया था, वही आंसर निकल के आ रहा है। तो बच्चों मैंने इसलिए आपको बताया कि मॉड के क्वेश्चन या तो पूरी आप कहानी लेकर के चलिए कि पहला केस मानो, मॉड को अंदर का नंबर पॉजिटिव करो, फिर उसको बाहर निकालो, फिर उसको नेगेटिव करो, फिर बाहर निकालो, दोनों केसेस का यूनियन लो। एक तो ये मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो तो आप डायरेक्टली यूज कर लो कि x लाई करेगा -a से +a। तो कितने बच्चों को समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। यस सर। यस सर। ओके,
तो बच्चों अगर आपको लॉन्ग कट में चलना हो तो आप उसमें भी चल सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पहले मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव मानना पड़ेगा, फिर उसको ओपन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो पहला आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा केस लेना पड़ेगा, मॉड के अंदर का नंबर निगेटिव करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, फिर दोनों आंसर्स का यूनियन लेना पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी मेहनत कम हो जाए तो आप डायरेक्टली याद रखो कि सर ने रटवा दिया कि मॉड x लेस देन इक्वल टू a होगा, तो x लाई करेगा माइनस a से a। इसको आज के लेक्चर पे याद कर लो, इतनी देर तक कोई काम नहीं करता, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ऐसा लगे कि हमारी कोई सेटिंग नहीं है, ये आता भी वैसे ही है जैसे शॉर्टकट होता है। ओके, और बच्चों दूसरा केस भी मैंने आपको रटवा देता हूं। अगर मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू a होगा तो x होता है माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से इंफिनिटी, या x लेस देन इक्वल टू माइनस a यूनियन x ग्रेटर इक्वल टू। तो दिस इज द केस जो आप याद रख सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या नहीं समझ में आया वो आप हमको फिर से बता दीजिए, हम आपको दोबारा फिर से बताएंगे। ओके, KAS 1014 बता सकते हैं आप, निकिता बता सकती हो, अभय राज, अभय सिंह, अनस, अनुष्का, आस्था, देवांश, देवयानी। ओके देवयानी, तुमको बेटा समझ में आया? यस सर। ओके गुड। यस सर, आ गया। जसलीन समझ में आया बेटा? रोहिता? यस सर। ओके, सुमित आप तो अपना रिवीजन कर रहे होगे ना? सुमित आपको तो आ ही गया होगा पहले से। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। एक बच्ची है, Yes, इसका क्लियर हुआ बेटा, ऋषिका आपको क्लियर है? यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्लास का दी एंड करें, फिर हम लोग की परसों फिर से क्लास है तो मैं आपको और भी समझाऊंगा। आज मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस भी भेजूंगा, उसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? और अगर ना समझ में आए आपको तो क्वेश्चन बिल्कुल मत करिएगा, उसको अटेम्प्ट करके छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा।